हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम लोग जीएस मेंस पेपर 3 इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे, जो अभी हाल ही में 2021 का मेंस का एग्जाम हुआ है। उसमें हम स्पेसिफिकली इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे। पेपर 3 में वैसे तो कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें आपके इकोनॉमी आता है, डिजास्टर आता है, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब आते हैं। लेकिन हम यहाँ स्पेसिफिकली इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे। तो मैं शुभम शर्मा, आपका इकोनॉमी का फैकल्टी हूँ ओनली आईएएस में। और मैं अब आज आपको बताऊंगा कि इकोनॉमी का पेपर कैसा था और किस तरह से हमें जो क्वेश्चंस आए थे उनका हमें आंसर लिखना चाहिए था। यहां पर मैं ये बात नहीं करूंगा कि एक मॉडल आंसर कैसे हो सकता था, लेकिन यहां मैं एक बात करूंगा कि एक एवरेज स्टूडेंट को आंसर अटेम्प्ट किस तरह का करना चाहिए था, कौन से पॉइंट्स को उसको इंक्लूड करना चाहिए था और कौन कौन सी चीजों को एक्सक्लूड हम कर सकते थे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एनालिसिस ऑफ पेपर की। अगर मैं इकोनॉमी के पेपर की बात करूं कि इस बार जो 2021 में जीएस मेंस पेपर 3 का जो पेपर आया है, अगर मैं इसमें स्पेसिफिकली इकोनॉमी की बात करूं तो देखिए, क्वेश्चंस जो हैं वो एनालिटिकल एनालिटिकल क्वेश्चन प्लस स्टैटिक प्लस कॉन्सेप्चुअल, तीनों का मिक्सचर था। मतलब अगर हम ये कहें कि जिस विद्यार्थी ने या जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से इकोनॉमी की तैयारी करी है, जिसके बेसिक्स क्लियर है, जिसने एनालिसिस अच्छे से किया है, उसके लिए ये पेपर काफी अच्छा होगा, काफी आसान होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिक क्वेश्चंस थे, जो पेपर में बेसिक्स होते हैं, जैसे जीडीपी के जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन था। जो कॉन्सेप्चुअल लैंड रिफॉर्म के ऊपर जो क्वेश्चन था वो एक बेसिक क्वेश्चंस में से था। वहीं अगर मैं कहूं कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल की, तो कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पेपर में काफी थे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो पेपर कंपैरेटिवली इजी था। या मैं ये कहूं कि जिस बच्चे की तैयारी काफी अच्छी थी, जिसने होलिस्टिक तैयारी से इकोनॉमी को कवर किया था, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं आनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने में। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू एग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस वी शेप रिकवरी? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। मैंने अपनी क्लास में भी बताया था कि ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो शेप्स हैं इकोनॉमिक रिकवरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे कि ये शेप्स हैं क्या। तो इसके लिए जैसे ये एक आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बता रखा है कि ये वी शेप क्या होता है, जिसमें इकोनॉमी पहले डिप करती है, फिर इकोनॉमी ग्रो करती है। फिर एल शेप इकोनॉमी में इकोनॉमी पहले डिप करती है, फिर डिप रहकर उसी लेवल पे रहती है। देन डब्ल्यू शेप, पहले इकोनॉमी डिप करेगी, फिर थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ते ही वापस डिप करने लग जाती है और फिर हल्की सी ग्रो करती है। यू शेप इकोनॉमी इज इन बिटवीन द बोथ ऑफ देम। यू शेप इकोनॉमी में इकोनॉमी पहले डिप कर रही है, फिर थोड़ी देर के लिए स्टेबल रहती है, फिर ग्रो करती है। नाइक में नाइक जो शेप होता है उसमें इकोनॉमी डिप करती है, फिर मूव करती है। जेड शेप में एक जिगजैग फॉर्म में चलता है, लेकिन ये अनरियलिस्टिक है। देन डब्ल्यू डब्ल्यू शेप बिल्कुल हार्ट बीट की तरह, कि पहले गिर रही है, फिर उठ रही है, फिर गिर रही है, फिर उठ रही है। फिर स्क्वायर रूट शेप बेसिकली पहले स्टेबल है, फिर डिप कर रही है, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर स्टेबल है। एंड के शेप इकोनॉमिक कुछ सेक्टर्स में ग्रो हो रही है और कुछ सेक्टर में ग्रो नहीं हो रही। तो इस तरह से ये आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में समझा सकते हैं ये शेप्स। अब अगर मैं बात करूं कि इंडियन इकोनॉमी क्या वी शेप्ड इकोनॉमी की तरफ मूव हो रही है, तो यस, इंडियन इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल वी शेप्ड इकोनॉमी उसने अचीव किया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी ने वी शेप्ड जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको बिल्कुल अचीव किया है। लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या हैं? जो इंडिया है उसने वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी बिल्कुल अचीव करी, लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या हैं? तो उसके पीछे काफी सारे रीजंस थे। तो उससे पहले आपको मैं बताता हूं 2019 और 20 में, 2019 और 20 में जो जीडीपी ग्रोथ थी, जो जीडीपी ग्रोथ थी वो ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे थी। लेकिन 2020 में जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वेव, जब पहली वेव खत्म होने लगी और सेकेंड वेव के आने से पहले जब इकोनॉमी ओपन हुई, तो सरकार की तरफ से अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए गए, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ जो है वो जबरदस्त तरीके से एनहांस हुई। जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया था। उसके अलावा नेशनल मॉनेटाइज्ड पाइपलाइन, नेशनल मॉनेटाइज्ड पाइपलाइन। देन उसके अलावा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये मैं आपको रीजंस बता रहा हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव हुआ था। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट,
भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट एनहांस करने के लिए इन्वेस्टमेंट एनहांस करने के लिए एफडीआई में रिलैक्सेशन किया, एफडीआई में रिलैक्सेशन किया। अपार्ट फ्रॉम दैट और भारत सरकार ने क्या किया, चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट किया, बॉयकॉट किया चाइनीज गुड्स को, जो गलवान में हुआ उसके बाद, जिसकी वजह से चाइनीज इंपोर्ट भारत में काफी कम हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन इकोनॉमी ने डिफेंस में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया, 100% एफडीआई अलाउ किया डिफेंस के अंदर। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मेक इन इंडिया प्रोग्राम में और ज्यादा रिफॉर्म्स किए गए और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया गया। स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस जो थी इनको और इंसेंटिव्स दिए गए, इनको और इंसेंटिव्स दिए गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरकार ने काफी प्रमोट किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को काफी प्रमोट किया। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस पे सरकार ने और जोर दिया। इन सब चीजों की वजह से उसके अलावा जैसे जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें सरकार ने जीएसटी में काफी सारे रिफॉर्म किए, जो जीएसटी काउंसिल है उसने जीएसटी में काफी सारे रिफॉर्म्स किए। तो इन सब चीजों की वजह से इंडियन इकोनॉमी ने वी शेप रिकवरी हासिल करने की तरफ मूव किया। लेकिन इसमें आप ये जरूर एक बात लिख दें कि अभी भी बिकॉज कि इस कोविड के जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं इसकी वजह से लगातार जो ये कह लें एक डाउटफुल सिचुएशन जो थी वो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है काफी सारे इन्वेस्टर्स के लिए, और ये सिचुएशन अभी कंटिन्यू बनी हुई है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जो सरकार की तरफ से जो नए नए पैकेजेस और पॉलिसीज अनाउंस हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी भी ग्रोथ की तरफ मूव कर रही है। बट स्टिल देयर आर मेनी चांसेस वेयर इंडियन इकोनॉमी कैन हैव द स्टेबिलिटी ऑफ फैक्टर कम इन सम टाइम एंड देन वी अगेन हैव सम काइंड ऑफ डिप इन ग्रोथ। तो ये चीज भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस इन लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस। भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल मेरे टाइप क्वेश्चन है, मैं इस पर आराम से लिखता क्योंकि मुझे पता है ये ऐसा क्वेश्चन है जिसपे सब लोग अच्छा लिखेंगे और अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इन पे तो बहुत आराम से हर एक पॉइंट पहले सोच लो, 2-3 मिनट सोच लो पहले आराम से कि इसमें क्या क्या लिखना चाहते हो, फिर उस हिसाब से इसको अटेम्प्ट करो। तो देखो वैसे हमारा जो प्रहार मैगजीन है उसमें भी हमने इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया था, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इंट्रोडक्शन में जब आप इंट्रोडक्शन के लिए जाओगे इस क्वेश्चन में, तो इंट्रोडक्शन में तो आप ये बता सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब एक डेफिनेशन टाइप आप इंफ्रास्ट्रक्चर में दे सकते हो कि एनी काइंड ऑफ physical economic changes that occur in the Indian economy which resulted into the productivity which enhances the productivity of human being or industries is termed as infrastructure। फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कैटेगराइज कर सकते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कैटेगराइज कर सकते हो कैसे? आप बोल सकते हो कि भाई एक तो हो गया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक हो गया आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैटेगराइज कर दिया। इससे थोड़ा सा और उसको अच्छा लगे, जो एग्जामिनर होगा उसको समझ में आएगी चीजें। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे आपके रोड हो गए, रेल हो गया, ठीक है, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट हो गए, ठीक है, एयरपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे प्राइमरी हेल्थ हो गई, प्राइमरी हेल्थ होगा, प्राइमरी एजुकेशन हुआ, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ है, प्राइमरी एजुकेशन है। और क्या इसमें शामिल हो सकता है? इसमें मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, कुपोषण की जो प्रॉब्लम है वो इसमें इंक्लूड हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट और इसमें क्या, वैक्सीनेशन बच्चों के लिए, जैसे मिशन इंद्रधनुष जो वैक्सीनेशन कैंपेन हुआ था, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को आपने पहले तो उसको एक पूरी आपने उसको समझा दिया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरह का होता है। अब इसमें आप इंडिविजुअल सेक्टर को पकड़ पकड़ कर थोड़ा थोड़ा सा समझा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों एसेंशियल है? बहुत सिंपल सी बात है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एसेंशियलिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या क्या चीजें होंगी। देखिए, अगर रोड रेल ज्यादा बेहतर होगा तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलेगा, इससे एग्रीकल्चर सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, इंडिया के एक्सपोर्ट एनहांस होंगे। तीसरा, जो हमारी फार्मर्स हैं
उनको अगर हम स्किल प्रोवाइड भी करते हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है, स्किल प्रोवाइड करते हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, ठीक है, उनकी इनकम रेज होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, विदाउट डिले हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एंड कस्टमर तक पहुंचेंगे। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से बेटर सिंक्रोनाइजेशन होगा बाकी सारी जगहों पे, फार्म गेट टू फैक्ट्री गेट के बीच में बेटर सिंक्रोनाइजेशन होगा। तो ये तो हो गए सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर मैं बात करूं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या चीजें बेहतर होंगी, तो अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा होता है, अगर हेल्थ के इश्यूज आपके बेटर रहते हैं, तो इससे जो इंडिया में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो कम 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 हो जाएंगी। अगर आपका एजुकेशन लेवल बेहतर होता है तो इससे आपका एचडीआई सेक्टर भी इंप्रूव होगा। अगर सैनिटेशन की प्रॉब्लम दूर होती है तो जो विमेन रिलेटेड क्राइम्स हैं या विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें कमी आ जाएगी। वैक्सीनेशन ड्राइव होता है तो जो बच्चों में जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कई बार स्टंटिंग और वेस्टिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को समझा सकते हो, दोनों को साथ में लेकर चल सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया है सरकार ने, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने हाल ही में, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में एजुकेशन है, आपका हेल्थ सेक्टर है, उसके अलावा आपका रोड रेलवे है, इसके कम्युनिकेशन है, एनर्जी है, इसके लिए सरकार फंड रेज कर रही है, मतलब फंड लगाएगी, इसमें एक्सपेंडिचर करेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी एनहांस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा और एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कंट्री का वो बेहतर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को जरूर लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो हुआ है, जो अभी सरकार की तरफ से घोषित किया गया है, उसको भी आप लिख सकते हैं, जिसमें आप इसको और फिर आप इसको सेल्फ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं, रिगार्डिंग टू हंगर इंडेक्स, रिगार्डिंग टू हेल्थ, रिगार्डिंग टू क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिखिए, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है और काफी ज्यादा मार्क्स आप इसमें फेच कर सकते हो अगर आपने इस आंसर को लिखा। तो मैं आपको एक सजेशन और यहाँ पे देना चाहूंगा, जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब ये बहुत मार्क्स फेच कर सकते हैं, ये आपकी पूरी नॉलेज को निचोड़ लेते हैं एक साथ। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप 2-3 मिनट सोच भी लोगे पहले, और अगर आपने 2-3 मिनट सोचकर आंसर लिखा तो वो ज्यादा बेहतर है, रादर देन आपने बस लिखना शुरू कर दिया, उसमें काफी सारे पॉइंट मिस हो सकते हैं। तो अब जैसे देखो, मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था तो पहले मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन बताई, फिर मैंने दोनों टाइप्स बता दिए, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर मैंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉजिटिव्स बताए, फिर मैंने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉजिटिव बनाए, फिर मैंने करंट में कंक्लूजन में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को जोड़ दिया। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो इट विल गिव यू बेटर मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस।